नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप विद्यार्थी आज सभी का स्वागत करता हूं इस कक्षा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता वे आँखें। यह कविता कक्षा 11वीं की जो आरोह प्रथम किताब है उसमें सम्मिलित है। कविता मुख्य रूप से प्रगतिवादी विचारधारा की है और इस कविता में एक किसान की पीड़ा है। एक किसान जिसके पास खेत था, खलिहान थे, गाय बैल और एक अच्छा परिवार था, किंतु एक जमींदार के द्वारा वो हड़प लिया जाता है, बेटे को मार दिया जाता है, पत्नी की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है क्योंकि पैसा किसान के पास नहीं होते हैं। बेटे के मर जाने के बाद बहू को एक थानेदार के द्वारा उसका दुष्कर्म किया जाता है और वो आत्महत्या कर लेती है। पत्नी की मृत्यु के बाद छोटी सी बेटी 2 माह की गुड़िया है, उसकी जान चली जाती है। इस प्रकार जो किसान है उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से उसके जीवन में अंधकार छा जाता है और कैसे एक किसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, इसका पूरा विवरण इस कविता में है। तो हम प्रारंभ करते हैं मित्रों। सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है उससे पहले उनका जीवन परिचय हम जान लेते हैं कि वाकई में सुमित्रा नंदन पंत कौन थे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ है और उनका मूल जो नाम था वो गोसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी मित्रों वो कोसानी गांव में हुई। बाद में ये बनारस और इलाहाबाद में चले गए। युवावस्था में इन्होंने जो गांधी का असहयोग आंदोलन था उससे प्रभावित होकर शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया और उस असहयोग आंदोलन में ये सम्मिलित हो गए और बाद में स्वतंत्र लेखन करने लगे। स्वतंत्र लेखन करने के बाद इन्हें भारत सरकार की ओर से कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है और सोवियत लैंड जो नेहरू पुरस्कार होता है साहित्य के लिए वो भी भारत सरकार की ओर से इन्हें मिला है। पद्म भूषण से इनको नवाजा गया और जो सुमित्रा नंदन पंत हैं इनकी मृत्यु 1977 में हुई। पंत जी की रचना संसार एक विस्तृत रचना संसार है। पंत जी ने अलग अलग विधाओं में रचनाएं की हैं। इन्होंने काव्य, उपन्यास और कई विधाएं जो हिंदी साहित्य में होती हैं उनमें अपनी रचनाओं को किया है। अगर काव्य की बात करें तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि अनेक पुस्तकें हैं जिनमें इन्होंने कविताओं का संचार किया है और अपने काव्य की प्रतिष्ठा और अपने काव्य का लोहा पूरे हिंदी साहित्य में मनवाया है। नाटक के रूप में भी इन्होंने रजत रश्मि और ज्योत्सना और शिल्पी जैसे नाटक लिखे। उपन्यास में इनका हार नाम का एक उपन्यास हिंदी साहित्य में हमें देखने को मिलता है। कहानियों और संस्मरण में भी इन्होंने कई सारी कहानियां लिखी हैं जिनमें 5 कहानियां, 60 वर्ष एक रेखांकन, इस नाम से भी इनकी कहानी और संस्मरण हमें देखने को मिलते हैं। काव्यगत अगर विशेषताओं की बात करें तो छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने हिंदी कविता में प्रकृति में जो प्रकृति है उसको पहली बार अपनी कविता का प्रमुख विषय बनाया है और कविता में प्रकृति की, मनुष्य और प्रकृति का जो अंतरंग संबंध है उसको स्थापित करने की कोशिश सुमित्रा नंदन पंत ने की है। जो प्रकृति है उसके ये अद्भुत चित्रकार माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये हमेशा कविता में बदलाव के पक्ष धर रहे हैं। आरंभ से उन्होंने छायावाद की परिपाटी पर जो कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील जो दौर है उसमें ताजा और वे आंखें जैसी कविताएं इन्होंने लिखी और बाद में ये जो अरविंद का मानववाद है उससे प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियों की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना जैसे कई विधाओं में अपना रचना धर्म निभाया है और एक पत्रिका रूपाब नाम से थी जिसका संपादन भी सुमित्रा नंदन पंत ने किया, जिसमें अधिकांश प्रगतिवादी विचारधारा का जो साहित्य है उस पर विचार विमर्श होता रहा है। पंत जी की भाषा में
बहुत अलग अलग तरह के बिंब हमें देखने को मिलते हैं और भाषा के प्रति बहुत सजग कवि रहे हैं। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा की अभिव्यक्ति हुई है उसे वो स्वयं चित्र भाषा का नाम देते थे। मित्रों, अब कविता के बारे में बात करते हैं। ये जो कविता है, ये कविता प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से जो शोषित और शिकार किसान हैं, जिसका हमें आज भी उदाहरण देखने को मिलता है, उस किसान के जीवन पर कवि ने अपनी कलम चलाने का प्रयास किया है। यह कविता कुछ दुष्चक्रों में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। सुमित्रा नंदन पंत यहाँ कहते हैं कि किसान की अंधकार की गुफा के समान आंखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है और इन आंखों को देखने से डर लगता है। यह किसान पहले स्वतंत्र था, उसकी आंखों में अभिमान झलकता था। आज उसे संसार में अकेला छोड़ दिया गया है। उसकी आंखों में लहलहाते खेत झलकते हैं, जिसे अब उसे बेदखल कर दिया गया है। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ उस किसान ने देखा। जो महाजन हैं उन्होंने ब्याज की कौड़ी तक नहीं छोड़ी और जो उसके 2 जोड़ी बैल थे उन्हें भी ले गए और उसके पास एक गाय थी, उसको भी अब उसे बेचना पड़ा। जो किसान की पत्नी है वो बिना दवा के मर गई। बिना दवा के दूध मुही बच्ची का भी देहांत हो गया और घर में जो बेटे की विधवा थी उसे भी कोतवाल ने बुला लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया, इसलिए उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तो किसान की पत्नी का चला जाना, बेटे का मर जाना, बेटी का मर जाना और खेत चला जाना, उसके अलावा जो घर में गाय और बैल थे उनका चला जाना, यानी कि इस तरीके से किसान का जो पूरा परिवार है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और उसके पास जितनी भी संपत्ति थी वो भी चली गई और किसान दर दर भटकने पर मजबूर हो गया। इस पूरी कविता में ऐसी बात कवि के माध्यम से कही गई है। अब हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और साथ ही साथ इसकी व्याख्या और इसमें जितनी भी चीज़ें हम देख पाएंगे, कितना कहाँ अलंकार है, कहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर हम कविता के पहले पद्यांश के बारे में बात करें तो कविता इस प्रकार है कि अंधकार की गुहा सरी की उन आँखों से डरता है मन। कवि कह रहा है कि जो अंधकार के जैसी जो उसकी गुफा आँखें हैं, अंधकार की गुहा सरी की मतलब जो गुफा है वो अंधकार होती है। जब हम प्रकाश में होते हैं और जब हम गुफा की ओर देखते हैं तो हमें बिल्कुल अंधकार नजर आता है। तो अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दिन ने दुख का नीरव रोदन। अब उनमें क्या भरा हुआ है? उनमें जो उसकी दारुण और कारुणिक स्थिति है और दिन ने जिसकी दीनहीन स्थिति है, उनमें वो जो नीरव यानी कि बिना शब्द वाला यानी कि मौन जो रोदन है वो उसकी आंखों में देखने को मिलता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। वो कभी स्वाधीन किसान रहा है, उसकी आंखों में ये अभिमान भरा हुआ था। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदस्य वह किसका। जैसे किनारा खिसक जाता है बाढ़ के चले जाने पर, पानी के चले जाने पर, उसी प्रकार संसार उसका वैभव चले जाने पर उससे दूर हो गया है। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं मित्रों की वाकई में कवि क्या कहना चाहता है। प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम में संकलित है। वो सुमित्रा नंदन पंत की वे आंखें कविता से लिया गया है। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है मित्रों की, कवि कहता है कि जो शोषित किसान है, किसान की गड्ढों में धसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं, जिसमें मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि उसमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता का दुख मौन रुदन भरा हुआ है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। किसान का अतीत अच्छा था, वह सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह उससे दूर चला गया है, उससे दूरी बना ली है।
अगर हम इसके विशेष की बात करें तो किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण इस कविता में किया गया है। अंधकार की गुहासरी की, अब गुहासरी की यानी कि उपमा अलंकार है, उसकी जो आंखें हैं उसको किसकी उपमा दी गई है? जो अंधेरी गुफा है उसकी उपमा दी गई है, यानी कि इसमें उपमा अलंकार हमें देखने को मिलता है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है, द की पुनरावृत्ति। अनुप्रास अलंकार वही होता है जिसमें एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वही अनुप्रास अलंकार है। तो दारुण दैन्य दुख यानी कि अनुप्रास अलंकार भी इस कविता में प्रयुक्त हुआ है। कगार सदृश, वापस सदृश यानी कि उसके समान बताया जा रहा है, यानी कि उपमा अलंकार इस कविता में सम्मिलित किया गया है। इस कविता में उपमा अलंकार की उपस्थिति है। भाषा में लाक्षणिकता है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और भाव में प्रवाह है, यानी कि कविता कहीं टूटती नहीं है, एक प्रवाह में आप उसे पढ़ सकते हैं। अब इसके अर्थ संबंधी कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। कवि किसके बारे में बात कर रहा है? पहला प्रश्न कि कवि उस शोषित किसान के बारे में बात कर रहा है जिसकी आंखों में गड्ढे की तरह धंस चुकी हैं और वे अंधेरी गुफा के समान डरावनी प्रतीत हो रही है। दूसरा प्रश्न अगर देखें तो यह है कि कवि को किससे डर लगता है और क्यों लगता है? तो कवि को किसान की आंखों से डर लगता है क्योंकि उसमें गहरी निराशा, हताशा और उदासीनता भरी हुई है। पहले किसान की दशा कैसी थी, अब उसमें क्या परिवर्तन आ गया है? पहले किसान की दशा जो थी वो अच्छी थी, वो खेती का मालिक था, उसमें आत्मगर्व की भावना थी तथा उसे उसकी आज जो उसकी स्थिति है वो बहुत दयनीय हो गई है। उसकी दीन दशा के कारण समाज ने उससे मुंह फेर लिया है और उसके साथ देने वाला भी आज कोई नहीं है। दूसरे पद्यांश के बारे में मित्रों हम चर्चा करते हैं। दूसरा पद्यांश इस प्रकार है कि लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, उसकी आंखों में वो लहलहाते खेत नजर आ रहे हैं जिनसे उसे बेदखल कर दिया गया है, उसे निकाल दिया गया है और उससे वो खेत छीन लिए गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से, उसमें जो उपज पैदा होती थी उससे उसके जीवन की खुशहाली पैदा होती थी। उसके जीवन में जितनी भी खुशियां थी उस खेत के माध्यम से आती थी, उस खेत में जो भी पैदा होता था उसके माध्यम से आती थी, किंतु आज वे सारी खुशियां उससे छीन ली गई है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आंखों में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, यानी कि उसका जो बेटा था उसको मार दिया गया और उसको मारने के कारण अब वो उसकी आंखों में घूमता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, यानी कि जो जवानी में ही मार दिया गया। जो कारकुन होते हैं वे लोग जो जमींदार के लठेत होते हैं या जो जमींदार को जमीन किसी से छुड़वा कर देते हैं उनको कारकुन कहा जाता है। उसे जो जमींदार के कारिंदे होते हैं उन्हें कारकुन कहा जाता है। तो कवि यहाँ कहना चाह रहा कि आंखों में ही घूमा करता है, यानी कि उसकी आंखों में वो घूम रहा है। कौन? उसका बेटा, जिसको जमींदार के कारकुनों ने मार दिया है। अब इसके हम सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यक्रम जो कक्षा 11वीं का है उसके आरोह प्रथम से में संकलित वो सुमित्रा नंदन पंत की वे आंखें कविता से लिया गया है। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के जो भयंकर शोषण और दयनीय दशा का वर्णन किया है। यह प्रगतिशील विचारों की एक कविता है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि किसान अपने अतीत को याद करता है, उसकी आंखों के समक्ष खेत लहराते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन को हड़प ली है। कभी इन खेतों में तिनके तिनके की हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी, आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने उसकी आंखों के सामने पीट पीट कर मार डाला। यह बड़े दुख की बात है। इसके विशेष में कुछ इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। लहराते खेत तथा जमींदारों की लाठी से पीटकर मरे पुत्र के दृश्य बिंब को इसमें साकार किया गया है। तरण तरण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली रूपक अलंकार, यानी कि जीवन की हरियाली यानी कि जीवन रूपी हरियाली जो है वो, तो इस प्रकार रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है।
आंखों में घूमता, आंखों का तारा, ये मुहावरों का जो सार्थक प्रयोग इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने किया है वो बेहद ही रोचक और अच्छा प्रतीत हो रहा है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वह कौन है, उसके साथ क्या हुआ? वह भारतीय किसान है, उसकी जमींदारों के द्वारा कानून का सहारा लेकर हड़प ली गई और उसे खेती से बेदखल कर दिया गया। और उसके साथ बहुत सारी जो भी घटनाएं इस कविता के माध्यम से कवि ने बताई है, उस घटनाएं होती हैं तो उसका कानून के माध्यम से उसके खेत को छीन लिया जाता है। ये इसका उत्तर होगा। खेती के कारण किसान का जीवन कैसा था? अब खेती के कारण किसान का जीवन कैसा था? खेती के कारण किसान का जीवन खुशहाल था, उसके खेतों में हरियाली थी और किसान की जरूरतों को वो खेत के माध्यम से पूरा कर लेता था। आंखों का तारा कौन था और वह किसान की आंखों के सामने क्यों घूमता है? तो किसान की आंखों का तारा उसका पुत्र था और उसकी हत्या जमींदार के कारिंदों के द्वारा पीट पीट कर दी गई। किसान की आंखों में यह दृश्य बार बार घूमता है। कारकुनों ने क्या किया? कारकुनों ने जमींदार के जो कारिंदे थे उन्होंने किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया और उन्होंने किसान के जवान बेटे को लाठियों से पीट पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। तीसरे पद्यांश की अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार है कि बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। तो बिका दिया घर द्वार यानी कि उसका घर बार बिक गया, उसकी जमीन बिक गई, उसका सब कुछ चला गया। महाजन ने ब्याज की कोड़ी तक नहीं छोड़ी, यानी कि महाजन ने जो उधार पैसे लिए होंगे उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा और सब कुछ उससे छीन लिया। रह रह आंखों में चुभती है वह, मतलब उसकी आंखों में रह रह कर वह चुभती है। क्या चुभती है? जो उसके पास बैलों की यानी कि बर्दों की जो जोड़ी थी, यानी कि बैलों की जो जोड़ी थी वो चली गई उसके पास से और वो रह रह कर आज उसकी आंखों में चुभ रही है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। जो उजरी गाय है, जो उसकी गाय, मतलब वो उसकी गाय का नाम उजली है और वो उसके सिवा किसी को दुहने के लिए उसके पास नहीं आने देती है। किंतु आज वो उसके पास नहीं है क्योंकि उसे मजबूरी वश उसे बेचना पड़ा। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, और जो उसकी सुख की खेती थी, जो उसके पास खेत था, आज वो कुछ नहीं है और वो आंखों में आज भी नाच रही है, आंखों में आज भी घूम रही है कि उसके पास से उसके खेत छीन लिए गए, उसके बैलों की जोड़ी चली गई, उसकी गाय चली गई, उसका बेटा चला गया और उसकी पत्नी, बहू और बिटिया चली गई। मित्रों, यदि प्रसंग की बात करें तो प्रसंग पुनः वही है कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है, वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस कविता में भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया गया है और व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता है। किसान कर्ज में डूब गया है। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई चुका ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में बार बार चुभती है और उसके जो रोजगार का साधन था वह भी छीन लिया। किसान के पास जो दुधारू गाय उजली थी वह भी उससे छीन ली गई और क्योंकि वो इसलिए उसके लिए दुखी हो रहा है क्योंकि वो उसके सिवा किसी और से दूध नहीं निकलवाती थी, तो वो उसके सिवाय किसी से दूध नहीं निकलवाती थी और उसे भी उन्होंने उससे दूर कर दिया। मजबूरी के कारण किसान ने उसे बेच दिया और इस बात को याद कर किसान बहुत व्यथित होता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी जो खेती थी वो उजड़ गई, अतः वह निराश और हताश है। यदि हम विशेष की बात करें मित्रों, तो किसान पर महाजनों के जो अत्याचार हैं उसका सजीव वर्णन इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय बेचने का जो दृश्य है वह कारुणिक है। घर द्वार की कोड़ी ने न ये किसे कब, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग हुआ है। देशज जो शब्द है बर्धों का सटीक प्रयोग इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने किया है और ग्रामीण परिवेश का जो साकार चित्रण है उसको भी इसमें प्रस्तुत किया है सुमित्रा नंदन पंत ने। महाजन ने किसान पर क्या क्या अत्याचार किए? महाजन ने किसान से अपने ऋण वसूली के लिए उसके खेत,
घर तक नीलाम कर दिए। ब्याज की वसूली के लिए उसने किसान को बेघर कर दिया तथा कोड़ी कोड़ी तक वसूल कर ली। महाजन ने बैलों की जोड़ी का क्या किया? महाजन ने कर्ज न चुका पाने की दशा में मजबूर किसान के बैलों की जोड़ी को नीलाम करवा दिया तथा यह बात किसान के दिल को कचोटती है। उजरी कौन थी? किसान उससे इतना क्यों याद करता है? उजरी किसान की प्रिय दुधारू गाय थी। वह किसान के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति से अपने पास दूध दुहाने के लिए आने नहीं देती थी। इस कारण किसान उसकी बहुत याद करता है और बार बार उसकी चर्चा करता है। किसान की सुख की खेती क्यों उजड़ गई? किसान ने लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लिया था। इसके बाद वह अपना कर्ज चुका नहीं पाया और उसका सब कुछ नीलाम कर दिया गया, इसलिए उसे सुख की खेती उजड़ गई। अगले पद्यांश के मित्रों हम बात करते हैं। अगला पद्यांश कुछ इस प्रकार है कि बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई। बिना दवा दर्पण के घरनी, यानी कि जो घरनी है यानी कि घरवाली है, वो बिना दवा दारू के चली गई क्योंकि पैसा नहीं था, और पैसा ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि दवा ना ला पाया एक किसान। और उसके 2 दिन बाद देख रेख के अभाव में ही जो उसकी बिटिया है, जो दूध मुही बेटी है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। हमारे समाज में ये माना जाता है कि यदि किसी औरत का पति भरी जवानी में मर जाता है तो उसे हम पति घातिन यानी कि पति के लिए अशुभ मान लेते हैं। और यही कारण है कि कवि यहाँ कह रहा है कि घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। तो जो उसकी विधवा पत्नी है वो लक्ष्मी है या पति घातिन है, जो उसके पति को मारने वाली है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। जब उसे कोतवाल ने थाने में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया, इसके कारण वो इस पीड़ा को झेल नहीं पाई और लोक लाज के भय से उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रस्तुत जो काव्यांश है वो सुमित्रा नंदन पंत की वे आंखें कविता से लिया गया है, जिसका संकलन पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में किया गया है। कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण और दयनीय दशा का वर्णन इस कविता में किया है। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज नहीं करा सका और यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद ही मर गई। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी की हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूट ली। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया था। यदि हम इसके विशेष की बात करें तो किसान को गरीबी, शोषण व लाचारी का जो सजीव वर्णन है वो इस कविता के माध्यम से किया गया है। आंखें भर आना मुहावरे का एक सार्थक प्रयोग सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता में किया है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी आदि जैसे कई सारे तद्भव जो शब्द हैं उनका प्रयोग सहजता से इस कविता के अंदर सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। अनुप्रास अलंकार, दवा, दर्पण, 2 दिन, ऐसे अलंकारों का बार बार प्रयोग सुमित्रा नंदन पंत इस कविता में करते हैं। पति की हत्या होने के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण को भी सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता के माध्यम से उजागर किया है। खड़ी बोली का प्रयोग है और पुलिस के अत्याचारों का यूं मान लीजिए कि बिल्कुल सटीक वर्णन इस कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। कुछ अर्थ संबंधी प्रश्न जो है उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। किसान की पत्नी व बच्ची की मृत्यु का क्या कारण था? किसान की आर्थिक हालत दयनीय थी। उसकी पत्नी बीमार थी
वह उसका इलाज नहीं करवा पाया, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी जो बेटी थी नवजात कन्या, वो माँ का दूध पर आश्रित थी और माँ के मरने के बाद किसान उसकी देखभाल नहीं कर पाया और इसी कारण 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। किसान की आंखें भर आने का क्या कारण था? आर्थिक अभावों की वजह से किसान अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज नहीं कर पाया और जिसकी वजह से वह मर गई और अपनी इस व्यवस्था को सोचकर उसकी आंखें बार बार भर आती हैं। किसान की पतोहू को क्या कहा जाता था और क्यों? किसान की पतोहू को पतिघातिन कहा जाता था क्योंकि उसके पति की हत्या कारकुनों ने कर दी थी और समाज में इस हत्या के लिए पतोहू को दोषी माना जाता रहा है। मित्रों, यदि अगले पद्यांश के बारे में बात करें तो वो इस प्रकार है कि खेर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध पर सांप लौटते फटती छाती। खेर पैर की जूती जोरू, जो जोरू है, जो पत्नी है, उसको क्या माना गया है? उसको पैर की जूती माना गया है। न सही एक दूसरी आती, अगर पत्नी मर जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पर जवान बेटा ही चला गया तो अब क्या होगा? जवान बेटे की मृत्यु से उसकी छाती पर सांप लौटते हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। वो कुछ देर के लिए प्रसन्न होता है, वो कुछ देर के लिए आंखों में उसके चमक आती है और अगले ही पल वो जब पिछली घटनाओं को याद करता है तो उसकी आंखों में वो तीखी नोक की तरह चुभती है और वो वापस दुखी हो जाता है। अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। अगर हम इसकी व्याख्या के बारे में मित्रों बात करें तो वो इस प्रकार है कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है, वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने लगती है और उससे बहुत वो दुखी होता है, उसे कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं तथा छाती फटने लगती है। उसे बेटे की मृत्यु पर असहनीय पीड़ा है, असहनीय कष्ट है, क्योंकि जवान बेटा मर जाना बहुत दुखद बात है। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता चमक आती है, परंतु अगले ही क्षण वह जो सच्चाई है उसके धरातल पर आ जाता है और सोचता है वर्तमान के बारे में। और जब वर्तमान के बारे में सोचता है तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर रह जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है। उसकी नज़र में तीखी नोक के समान कुछ चुभता है और वह बहुत दुखी होता है। इसका विशेष कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है, वह पुत्र को अधिक महत्व देता है। सांप लौटना, छाती फटना और पैर की जूती मुहावरों का सजीव वर्णन इस कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। तीखी नोक सदस्य में वापस उपमा अलंकार आ गया है, खड़ी बोली है और ग्रामीण परिवेश का चित्रण बखूबी सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता में किया है। कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न हैं वो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि पैर की जूती किसे कहा गया है, इससे क्या सिद्ध होता है। प्रस्तुत काव्यांश में पत्नी को पैर की जूती कहा गया है और इससे यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की जो दशा है वह बहुत ही दयनीय और दारुण है। किसान के मन में सर्वाधिक दुख किसका है? किसान के मन में सर्वाधिक दुख अपने बेटे की मृत्यु का है। उसकी याद आते ही उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। वह खेती में उसका एकमात्र सहारा था और उसकी आंखों का तारा था, जिसको जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। किसान की आंखों में चमक आने का कारण क्या है? जब किसान पुराने दिनों को याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लहलहाते खेत, घर द्वार, बैल, गाय, जवान बेटा आदि सभी उसको सुख देने वाले थे। वास्तविकता का आभास होने पर किसान को कैसा अनुभव होता है? जब उसे वास्तविकता का आभास होता है तो किसान सुखद यादें हैं वो तीखी नोक के समान हो जाती हैं और उसकी आंखों में चुभने लगती हैं। उसके मन में आक्रोश उमड़ आता है और वह पुनः फिर दुखी हो जाता है।